चलिए, तो उसका परसेंटेज हमारे पास आ रहा है दैट इज 66.67% आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो गया। स्टेप 3, अब हम यहाँ पे इसका पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, यानी कि पीएनएल में क्या क्या चीज आएंगी इसके अंदर। नंबर 1, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज को कैलकुलेट करने का फॉर्मेट क्या था, दैट इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 2000, और उस 2000 का हम ले लेंगे दैट इज 66.67%, और 2000 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 133.3, यानी कि ये आपके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आ गई। एंड सेकंड थिंग इज कॉस्ट टू डेट, हम यहाँ पे इसके अंदर ले लेंगे कॉस्ट टू डेट आपके पास, और कॉस्ट टू डेट हमारे पास जो थी दैट इज 1000, तो इट मींस हम उसको जब डिडक्ट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 333, दैट इज द प्रॉफिट रिकॉग्नाइज। तो ये हमारे पास पहली चीज जो यहाँ पे इसके अंदर हो गई कि हमने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 333 से। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट जो नॉर्मली इसके अंदर इस स्टैंडर्ड के अंदर होती है वो क्या, कि हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना होता है कि बैलेंस शीट के अंदर बस क्या चीज इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डेफिनेटली बैलेंस शीट नॉर्मल वे के अंदर प्रिपेयर की जाएगी, जिससे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी होगा, डिफरेंट एसेट्स होंगे उसके अंदर, कैश, बैंक, इन्वेंट्री। अच्छा, इसके अंदर एक आपके पास एडिशनल एसेट, एक एडिशनल लाइन आइटम आपने यहाँ पे इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इंक्लूड करना होगा, एंड दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और इट कुड ईदर बी अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड लायबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला मैं पहले लिस्ट डाउन कर देता हूँ, एंड देन फिर उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन का भी कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दैट इज द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड टू डेट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड टू डेट, और इसमें से हम माइनस कर देंगे दैट इज द अमाउंट इनवॉइस्ड टू कस्टमर। अब दो चीजें इसके अंदर होती है यहाँ पे, एक होती है अमाउंट इनवॉइस टू कस्टमर, फॉर एग्जांपल मैंने अमाउंट इनवॉइस किया 1000 का, एंड रिसीव फ्रॉम कस्टमर दैट इज 800। दो चीजें हैं, इनवॉइस की हमने 1000 की, कस्टमर से रिसीव 800। तो वर्डिंग्स आई इसकी गौर कीजिएगा, अमाउंट इनवॉइस टू कस्टमर कि हमने कस्टमर को कितना अमाउंट इनवॉइस किया वो हमने डिडक्ट कर दिया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो अगर पॉजिटिव में है तो उसका मतलब वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और अगर नेगेटिव में है तो फिर वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। तो ये आपके पास इसके अंदर है। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी कैलकुलेट करने का। अच्छा, इसके पीछे बेसिस क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने लेट से 100 मिलियन की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली, यानी कि मैं अपने इनपुट या आउटपुट मेथड के मुताबिक इतना परसेंट या इतना अमाउंट 100 यानी कि 100 मिलियन का अमाउंट जो है वो मैं फॉर एग्जांपल सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूँ। इट मींस कि आई नीड टू रिकॉग्नाइज अ रेवेन्यू ऑफ 100 मिलियन। अब इसमें से मैंने कितने अमाउंट, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट से मैंने 80 मिलियन कस्टमर को बिल्ड कर दिया, यानी कि इनवॉइस कर दिया, which means कि 100 मिलियन की मैं एज पर माय कैलकुलेशन इनपुट मेथड के मुताबिक मैं इतनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ या इतनी अमाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूँ, आउट ऑफ विच 80 मिलियन की मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कस्टमर को बिलिंग कर चुका हूँ। तो अब इट मींस अब मैं ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूँ, कस्टमर से कम बिलिंग कर रहा हूँ, इट मींस फर्दर नीड टू बी रिकवर्ड दैट इज बाय 20 मिलियन। तो ये 20 मिलियन पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसके अंदर। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। और अगर यही माइनस में चला जाए, फॉर एग्जांपल 100 मिलियन की एज पर माय कैलकुलेशन मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूं, बट मैंने कस्टमर को 120 मिलियन बिल कर दिया, यानी कि इनवॉइस कर दिया, इट मींस 20 मिलियन एक्स्ट्रा बिल कर दिया, तो इट मींस इट्स अ लायबिलिटी। अब ये मेरी लायबिलिटी क्रिएट कर चुका है, यानी कि अब ये मेरे लिए एज अ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी फिर हमको कंसीडर करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, सो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट, और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है तो दिस विल बी रिकॉर्डेड एज अ करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो हम उसको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, इधर इस क्वेश्चन का हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट और लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज टू डे, और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हमारे पास जो दे रहा है दैट इज टू डे, वो दे रहा है दैट इज 1333, और क्वेश्चन का डाटा अगर हम रीड करें तो वहां पे कस्टमर इनवॉइस दे रहा है कि हमने कस्टमर को कितना बिलिंग किया, दैट इज हमने 1 मिलियन का बिल किया है, और 1 मिलियन की जब हमने बिलिंग कर दी यानी कि इनवॉइस डिस्पैच कर दिए टू द कस्टमर, तो इट मींस के अमाउंट इनवॉइस्ड एंड दैट इज 1000, तो डिफरेंस हमारे पास आ गया दैट इज 333 एंड इट्स पॉजिटिव व्हिच मींस इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट एसेट। सर, क्या ये जरूरी है कि हमेशा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड और कॉन्ट्रैक्ट एसेट की अमाउंट सेम हो? नहीं, इट्स नॉट दैट नेसेसरी, इट्स अ कोइंसिडेंस कि ये आपके पास दोनों अमाउंट सेम आ रही है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट एसेट की किस तरीके से हमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट को या लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो ये हमने देखा दैट इज के प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो क्या इसका सिनेरियो होगा। अच्छा, अब आते हैं जरा लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं जरा। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, सर कैसे पता चलेगा कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं जरा।
कह रहा है पापा कंपनी एज द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपके दे रहा 550 मिलियन, इसी तरीके से कॉस्ट इनकर्ड टू डेट 225, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन यानी कि 340 मिलियन नीड टू बी इनकर्ड, अमाउंट इनवॉइस हमने की थी 290 मिलियन। कैलकुलेट अगेन वही प्रॉफिट एंड लॉस आपने करना है, लेकिन क्या कह रहा है अज्यूमिंग कि आपने किस बेसिस के ऊपर करना है, द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड इन कैलकुलेशन यूजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड मेथड, यानी कि इनपुट मेथड से ही हमें काम करना है। कैसे करेंगे आए जरा इसको करके देखते हैं इसके अंदर। अगेन स्टेप वन मत भूलिएगा, दैट इज टू कैलकुलेट के कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे पता चलेगा, दैट इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो हमारे पास आ रही है दैट इज अराउंड 550 मिलियन, और इसी तरीके से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आपके पास जो है दैट इज हमने 225 अब तक इनकर कर दिए हैं, फर्दर 340 टू बी इनकर्ड है, 340 टू बी इनकर्ड है। इट मींस अगर मैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखूं, so that is 225 plus 340 565, इट मींस कि रेवेन्यू जनरेट करेंगे 550 का, कॉस्ट इनकर्ड होगी 565, इट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ 15 मिलियन का हमारे पास लॉस आ रहा है। इट मींस इट्स अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में याद रखें एक वर्ड आपको शायद याद आ रहा हो कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाए उसको ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली कहा जाता है, तो इट्स एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ प्रूफ टिल दैट अभी तक प्रूव हो चुका है कि इट्स एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। सर अब लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस तरीके से कैलकुलेशन होगी अब हमें वो सीखनी है। याद रहे अब तक हमने प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट की वर्किंग को देखा था, अब हम लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2, सर अब मुझे लॉस मेकिंग हो या प्रॉफिट मेकिंग हो, मुझे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट इनकर्ड टू डेट दैट इज 220, 5 divided by 565 multiplied by 100, so input method के मुताबिक 225 divided by 565 multiplied by 100, this will make 39.82%, यानी कि 39.82% कंप्लीशन आपके पास यहाँ पर आ रहा है। अच्छा स्टेप 3 अब करेंगे क्या, प्रॉफिट और लॉस की वर्किंग करनी है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज को कैलकुलेट करने का पैटर्न वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 550, 39.82%, 39.82%, इट मींस 219 की रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा अब इसके बाद जब कॉस्ट आएगी, सिर्फ कॉस्ट के अंदर अब क्या करेंगे, अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सर यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट, अब मैं कॉस्ट का स्पेस थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ता हूँ, यहाँ पे स्पेस मैंने थोड़ा सा उसको लेफ्ट आउट किया, और यहाँ पर अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ लॉस। क्यों, क्योंकि एज पर IAS 37 अगर कोई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो फुल लॉस शैल बी रिकॉर्डेड, आपने उसका पूरा लॉस रिकॉग्नाइज करना है, फुल लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज। तो उसका मतलब ये 25 मिलियन का अगर मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है, सॉरी 15 मिलियन का लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो इट मींस फुल लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज। तो मैं पे करूंगा क्या, 15 मिलियन का टोटल लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा, इट्स अ लॉस। ये लॉस मुझे पूरा रिकॉग्नाइज करना है, क्यों, ये रिकॉग्नाइज करना है एज पर IAS 37। IAS 37 ने क्लियर वर्डिंग दी है कि अगर फ्यूचर का कोई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट या ऑनरस लॉस नजर आ जाए, फुल लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज। तो मैंने ये लॉस रिकॉर्ड किया है, याद रहे एज पर IAS 37 मैंने पूरा लॉस रिकॉर्ड कर दिया। IAS बड़ा जालिम निकला, यानी कि जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फुल प्रॉफिट टू भी रिकॉग्नाइज नहीं करवा, यानी कि अभी हमने देखा ना प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो हमने प्रॉफिट कभी भी पूरा रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन लॉस के मामले के अंदर क्यों, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, रिमेंबर कि revenues and assets should be understated while, sorry, it should not be overstated, and while the expenses and liabilities should not be understated, तो full loss shall be recognized as per IAS 37। हमने पूरा लॉस 15 मिलियन का यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा अब मुझे निकालनी बैलेंसिंग फिगर। अगर मैं देखूं कि 219 इज द रेवेन्यू और 15 मिलियन का लॉस हो रहा है, इट मींस एक्सेसिव कॉस्ट इनकर हो रही होगी, तो टोटल आपके पास अमाउंट आ रही है दैट इज 234। अब मैंने यहाँ पे लिखा समझाने के लिए कि मेरी टोटल कॉस्ट 234, ऐसे ही यानी कि बैलेंसिंग फिगर इज 234, कि मुझे 234 P&L में चार्ज करना है एज अ कॉस्ट, उसको एडजस्ट करने के लिए, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही अब इस 234 का IFRS कहता है ब्रेकअप दिखाएं, ब्रेकअप इन द सेंस कि इसमें दो कंट्रीब्यूशन होंगे, एक होगा कॉस्ट टू डेट जो आपने इनकर किए, यानी कि जो टोटल आपने कॉस्ट शो करनी दैट इज 234, नो डाउट इस पे तो एग्री हम, लेकिन इसमें ये बताएं कि आपने कॉस्ट टू डेट कितनी इनकर की, कॉस्ट टू डेट आपने इनकर की दैट इज 225। सर तो फिर ये 234 क्या है, दैट इज द टोटल कॉस्ट टू बी रिपोर्टेड इन P&L, जिसमें से 225 आपकी तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो आपने इनकर की है। तो सर बाकी का 9 मिलियन क्या है, सर ये जो बाकी का 9 मिलियन है ये भी कॉस्ट का ही पार्ट है, मना नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रोविजन फॉर ऑनरस लॉस है,
ये प्रोविजन फॉर ऑनरस लॉस है। इट मींस इन दोनों कॉस्ट को प्लस करके जो हम करेंगे तो ये बनेगा 234 ही, लेकिन 234 का आपने ब्रेकअप शो किया है कि इस 234 के अंदर 225 इज द कॉस्ट टू डेट एंड रिमेनिंग जो आपके पास कॉस्ट आ रही है किस बात की है, कि किस चीज का है, तो ये है ऑनरस लॉस जो कि आपने पीएनएल या आपने प्रोविजन फॉर ऑनरस लॉस उसके अंदर शो करना है। तो ये आपके पास ऑनरस लॉस आ गया, दैट इज 9 मिलियन का आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज दी ऑनरस लॉस। तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गया 234 और आपके पास जो लॉस होगा दैट वुड बी 15 मिलियन का। अब एग्जामिनर रिक्वायरमेंट, अच्छा इससे पहले हम एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट और लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एसेट कैलकुलेट या लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज टू डेट, और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज टू डेट कितना है हमारे पास, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज टू डेट आ रहा है दैट इज 219। अमाउंट इनवॉइस टू कस्टमर, कितना अमाउंट इनवॉइस कर दिया था हमने कस्टमर को, दैट इज 290। 290 का हमने अमाउंट इनवॉइस कर दिया है। इट मींस हमने ज्यादा अमाउंट इनवॉइस कर दिया है, अमाउंट इनवॉइस्ड। अब जब माइनस में चला गया यानी कि 219 माइनस 290, 219 माइनस 290, ओके 290, तो 71 का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। सर क्लियर कर दें, क्या अगर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आएगा, नॉट नेसेसरीली। प्लीज याद रखिएगा, ऑनरस लॉस है या ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, इससे मेरे कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है कि कोई ये कहे कि यार ऑनरस लॉस है तो आपके पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आएगा। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपलसरी, प्लीज मार्क माय वर्ड। ये इत्तेफाक है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस लॉस था या लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट था तो उसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ गया, ये जरूरी नहीं है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ गया 71। अब एग्जामिनर रिक्वायरमेंट गौर से सुनिएगा, व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड 219। अच्छा, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑनरस लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज 9 मिलियन। What amount of contract asset to be recognized? 0. What amount of contract liability to be recognized? 71. And the last requirement and the most important requirement, what amount of net liability to be reported? Not contract liability, total या net liability to be reported. तो याद रहे कि मेरे पास contract liability आ रही है 71 की, and there is the onerous loss, provision for onerous loss, that is 9 million. It means total contract liability, total net liability to be reported is 80 million. I hope you will get this point. क्या बस हमारे इसके अंदर, तो ये आपके पास लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आपने टोटल यहाँ पे एस्टिमेटेड यानी कि बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट की निकाल ली, उसमें आपने ब्रेकअप बता दिया, दैट इज उसमें एक होगा कॉस्ट टू डेट और जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास बचेगी वो आपके पास ऑनरस लॉस की अमाउंट होगी। फाइनली एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं जिसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो उसके अंदर सिचुएशन कुछ यूं होती है कि आपके पास यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो क्या देता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्या देता है कि होल कॉस्ट विल बी रिकवर्ड, यानी कि कॉस्ट टू डेट विल बी रिकवर्ड। तो उसका क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूँ। कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसको जरा देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी हुई 800, कॉस्ट टू डेट 320 आपके पास, एस्टिमेटेड कॉस्ट नीड टू बी इनकर्ड फॉर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट 280, व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा इसकी मैं करवा रहा हूँ बी रिक्वायरमेंट। बी रिक्वायरमेंट के अंदर ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्डिंग जब भी लिखी हुई आएगी तो समझ जाएगा कि ये आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कॉन्ट्रैक्ट है। But assume that the business is not able to reliably estimate the outcome of the contract, although it is believed that all costs incurred, ये important line है, इसको आप अपने पास मार्क कीजिएगा, all costs incurred will be recoverable from the customer. What amount should be recognized in the revenue for cost and profit in the profit or loss? तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि जो भी आपके पास यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज करना है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की अमाउंट को कैलकुलेट करना है, और इसी तरीके से मुझे यहाँ पर चाहिए दैट इज द कॉस्ट। अब इसका तरीकेकार क्या होगा, इसके लिए आईएफआरएस कहता है कि आपने जो कॉस्ट इनकर्ड टू डेट की है, यानी कि अब मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज पे परसेंटेज नहीं लगानी, अब मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की परसेंटेज नहीं लगानी, जो कॉस्ट टू डेट है कितनी है, दैट इज 320, 3,20,000 इज द कॉस्ट टू डेट, whatever the cost to date is will be recognized as a revenue, will be recognized as a revenue. तो इसका मतलब ये है कि 320 is the revenue, 320 is the cost, it means there is no profit and no loss.
दैट्स इट, ये आपकी ट्रीटमेंट होगी इसके अंदर। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई नो लॉस नो प्रॉफिट वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपके पास एग्जामिनर हिंट देगा कि ऑल कॉस्ट विल बी रिकवरेबल, इस तरह की कुछ इंडिकेशंस दे देगा जिसकी बेसिस के ऊपर आपने आइडेंटिफाई करना है कि इट्स अ नो प्रॉफिट नो लॉस कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टू डेट इज विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड देयर विल बी नो प्रॉफिट और नो लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये सिंपल इसकी पीएनएल बनेगी कि आपके इसके अंदर। अगेन कॉन्ट्रैक्ट एसेट का तरीकेकार क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट के लिए अगेन हम क्या लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के लिए उसके लिए अगेन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड टू डेट दैट इज 320, revenue recognized 3,20,000 and if there is any amount invoiced, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई अमाउंट इनवॉइस नहीं दे रहा, लेट्स से अगर कहता है कि 120 इज द अमाउंट इनवॉइस, अज्यूम कर लेते हैं कि अमाउंट इनवॉइस इज 120, तो अमाउंट इनवॉइस 120 हो जाएगी, तो 320 माइनस 120 इट मींस 200,000 ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट कंसिडर किया जाएगा और ये करंट एसेट के अंदर हम उसको रिपोर्ट करेंगे। सो दैट वाज द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है वेदर इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो वो ऑटोमेटिकली इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। तो अगर प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो किस तरीके से पीएनएल बनेगा, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो किस तरीके से आपने करना है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सो मच।